Very good afternoon, students. Am I audible? Sir, good afternoon, sir. Yes, sir. Okay. So कैसे हो सभी? ठीक सही नहीं है है सर। क्या? बढ़िया सर, बढ़िया। ओके. Enjoying your stay? Huh? Yes, sir. Okay. So in our last classes, we discussed about the hydroelectric power plants. So I think we have covered more than what is asked in the syllabus. उससे ज़्यादा ही हमने पढ़ा है इसके बारे में. And now I expect you that you can now answer the questions related to your hydropower plant, the basic terminologies, the principle of working, okay, different components, their classification, a typical layout and their components. Yes. Yes, sir. बता पाओगे ना ये चीजें सारी? So before starting a new topic, we will revise some of the components of your hydropower plant, and then we will move to the next topic, that is the principle of wind energy. Okay. We will just have a very quick review or revision, you can say, of the hydropower plant so that you get familiar with the terms we have studied in our last classes. Okay. I'm waiting for some more students to join. Then I will continue. If you have any doubt or any query so far in any of the topic, whether it is power plant, hydropower plant, steam power plant, gas power plant, or your nuclear power plant, you may ask. Yes. In our upcoming classes, one of the class we will reserve for the discussion of the previous MCQs I have given you. We will discuss all the MCQs and their answers and their explanations so that you get thorough about the topic. Okay. So far I have given you the two MCQs regarding first from the your steam power plant, your Rankine cycle based systems, and next your gas power plant system that is working on the Brayton cycle. Yes, isn't it? Okay, sir. So if I ask some questions or questionnaire related to the Rankine cycle or the Brayton cycle, will you be able to answer? Are you comfortable in English? Yes. Shall I switch to Hindi? English में comfortable हो? Yes. किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टॉपिक इन इंग्लिश? बताइए. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा किसको? चंदन एंड जितेंद्र बोथ. ओके. Yes, sir. नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन सर मैं ये बोल रहा था सर, हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है सर। ओके. वैसे सर अंडरस्टैंडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम नहीं बोल पाएंगे ना इतनी अच्छे से इंग्लिश। नहीं देखो, दिस इज नॉट अ वन डे जॉब. यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस. ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को किसी चीज में इंडल्ज नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग. आप यहाँ आके बैठ रहे हो, क्लास पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तभी तो आप इंजीनियरिंग सीख पा रहे हो. यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन द प्लेग्राउंड. ओके. यस. क्या कह रहे हो जितेंद्र? ओके सर. Okay, I will be discussing most of the important topics in Hindi. हिंदी में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, बट हमारा जो करिकुलम है इस मोस्टली और इंग्लिश में है, और काफी चीजें ऐसी हैं जो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी.
when I talk about your engineering background. Okay. अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगर मैं आपको कहीं बता रहा हूँ इंग्लिश में और आपको समझ में नहीं आ रहा, देन यू कैन आस्क मी। ओके, देन आई विल एक्सप्लेन द होल टॉपिक इन हिंदी। मीडियम कोई भी हो, माध्यम कुछ भी हो, लैंग्वेज कुछ भी हो, मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। सी, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज जस्ट अ मीडियम। ठीक है, मीडियम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव इज कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द हाइड्रो पावर प्लांट, सबसे पहले हमने देखा कि मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इसको ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ वाटर। और वाटर कहाँ से आता है? वाटर इज फ्रॉम योर वाटर साइकिल। जो पानी आपका वेपराइज होता है फ्रॉम योर सी, क्लाउड्स फॉर्मेशन, देन रेन ओवर द लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे फिर वहां से क्या बनते हैं? छोटे छोटे स्ट्रीम्स, एंड स्ट्रीम्स कंबाइन टू फॉर्म रिवर्स। ठीक है, एंड देन जो वहां का पानी है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर। ठीक है, एंड दिस इज द बैरियर वी हैव क्रिएटेड व्हिच वी कॉल द बैरियर कॉल्ड डैम्स। जो बैरियर हमने लगाया है, यानी कि उसके बीच में जो अवरोध हमने खड़ा कर दिया है, एक बड़ी दीवार हमने लगा दी है नेचुरल फ्लो जो हो रहा है हमारा रिवर का या कोई भी स्ट्रीम का, जिससे हम हार्नेस करना चाह रहे हैं उसकी एनर्जी, वेदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। वी आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ यस टर्बाइंस। फिर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ी। इसके बाद हमने देखा कि कितना जो है इसका परसेंटेज है जो हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन है इन द वर्ल्ड एज कंपेयर टू अदर थर्मल की बात करें तो अभी भी मैक्सिमम शेयर उसी का है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द सिस्टम के प्रिंसिपल्स, कैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज लेक और यहाँ से पेनस्टॉक से पानी गया, एंड दिस इज वाटर इज गोइंग टू द चैम्बर ऑफ टर्बाइन चैम्बर और टर्बाइन हाउस। वहां से द rotational energy is converted into electric energy with the help of generator, and this is now stepped up and transmitted to for the domestic use. Okay, then we discussed about the different types of pondages, that is run of water type without pondage, run of plants with pondages, reservoir plants. Then we discussed about the plants depending upon their heads, low heads, medium head and high head, and again on the basis of the load of plants, that is peak load, pump storage plants के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास लो हेड्स हैं देन व्हाट टाइप ऑफ टर्बाइंस वी शुड यूज। ठीक है, टर्बाइंस के बारे में हमने पढ़ा। इफ मीडियम हेड व्हाट टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड एंड हाउ टू हार्नेस दैट टाइम ऑफ वाटर, पेनस्टॉक की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हमें ड्राफ्ट ट्यूब चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। देन अगेन हाई हेड्स के लिए हमें कौन सी टर्बाइन चाहिए, पेनस्टॉक की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ठीक है, फिर सर्ज टैंक के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट इज सर्ज टैंक, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सर्ज टैंक हमें क्यों चाहिए। ओके, उसको हमने बताया था प्रेशर वेव को हमें मिनिमाइज करना है सो दैट दिस प्रेशर वेव डज नॉट हैम्पर योर डैम कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये चीजें हमने इसमें डिस्कस की। देन कंपोनेंट्स की अगर बात करें, वी डिस्कस्ड अबाउट द 4 वे इनटेक स्ट्रक्चर, पेनस्टॉक, सर्ज टैंक, टर्बाइंस, पावर हाउस, ड्राफ्ट ट्यूब एंड रेल रेस। ओके, फिर हमने डिफरेंट टाइप के जो डैम्स थे उनकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, जैसे हमने कल पढ़ा था आर्च डैम्स, फिर हमने ग्रेविटी कंक्रीट डैम्स पढ़े थे, फिर हमने बटरस डैम्स पढ़े थे। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स हमने पढ़े। टर्बाइंस के बारे में हमने जाना, रिएक्शन टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइंस कैसे ऑपरेट करती हैं और क्या इनकी एप्लीकेशन है, कहाँ हमें इनको इस्तेमाल करना है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैविटेशन phenomena, the phenomena of cavitation, and why the cavitation is deadly for your power plants, especially for your hydro power plants जहाँ पे cavitation की problem बहुत ज़्यादा है, and we suggested some reasons and suggested some remedies for that so that हम cavitation के phenomena से बच सकें। ठीक है, so that was the brief में जो हमने बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स की, इससे ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं, because they have just mentioned the hydroelectric power plants classification, typical layout and their components. That much is written in your syllabus, and we have covered much more
than what they have asked in the syllabus. Okay. So moving to our next topic as per your syllabus, that is wind energy. ठीक है. So before starting the topic, I want to know कि wind energy के बारे में आपको क्या पता है? Yes, please share your views for your wind energy. Wind energy के बारे में आप क्या जानते हैं? Please share कीजिए, बताइए. सर एयर के थ्रू जो एनर्जी मिलती है, यस. और वो सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उससे. with the help of winds. Okay. Yes, Rahul. Go ahead. सर ये तो प्राइमरी सोर्स बना के जनरेटर में डाल के उसको जनरेट करना. नहीं, जनरेटर को तो एक मतलब मैकेनिक सर जो हाँ. टरबाइन मूव करती है ना वाली. यस यू हैव टू स्टेट सम प्राइम मूवर जिसको आप कपल करोगे जनरेटर के साथ. जनरेटर तो एक डिवाइस है, उसको तो बस घुमाना, आप हाथ से घुमा दो तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. बट व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म यू आर यूजिंग. देखो, जब हमने पढ़ा स्टीम पावर प्लांट, फिर हमने पढ़ा गैस पावर प्लांट, फिर हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, देन हाइड्रो पावर प्लांट, सब में एक कॉमन चीज थी, क्या? जनरेटर. जनरेटर तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. लेकिन हमने क्या देखा कि ड्राइविंग मैकेनिज्म्स हर एक चीज में अलग थे. देख, हमने उसमें पढ़ा टर्बाइंस भी कॉमन थी मोस्टली अगर मैं बात करूं, लेकिन उसकी ओरिएंटेशंस डिफरेंट थी. जैसे हम पढ़ते थे आपकी गैस पावर प्लांट्स में, उसमें हम देखते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग करते थे, वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते थे, फिर हम करते थे मिक्स कंपाउंडिंग करते थे ना. लेकिन इस तरह की कंपाउंडिंग हमने स्टीम टर्बाइंस में नहीं की. सिर्फ वहां हमने दो तरह की टर्बाइंस पढ़ी, हाई स्पीड टर्बाइंस एंड ये लो हाई प्रेशर टर्बाइंस एंड लो प्रेशर टर्बाइंस. ठीक है. फिर हमने देखा कि मल्टीपल स्टेजेस थी उसमें. गेटिंग माय पॉइंट. ऐसे ही टर्बाइंस कॉमन थी आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी वही थी. लेकिन उसको जो ड्राइव करने का जो मैकेनिज्म था, देखो हाइड्रो में पानी से चलती है, न्यूक्लियर में आपका जो न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी निकली है उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर हमने स्टीम कन्वर्ट किया, फिर वहां से ही किया. सिमिलरली कोल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें, कोयले को जला के हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. गैस पावर प्लांट्स में हम गैस को और सिन गैस को दोनों को जलाकर कन्वर्ट कर रहे हैं. यू मस्ट बी फैमिलियर विद सिन गैस. हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस कैसे होती है एंड व्हाई सिन गैस की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के टरबाइन में हम सिन गैस का इस्तेमाल करते हैं. यू मस्ट बी क्लियर इन ऑल दिस टॉपिक्स. ओके. तो हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी. और किसी को कोई है इसके बारे में जानकारी तो प्लीज शेयर कीजिए, देन वी विल कंटिन्यू. ये लेट कमर्स जो हैं, प्लीज आप इतना लेट ना आए. हिमांशु पुंडीर, व्हाई यू आर लेट? हर लेक्चर से पहले उसका बेस होता है. अब बेस मैं जब आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर पूरी हमें स्टडी करनी है, वही आप मिस कर दोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू grasp all the things clearly. Yes. ठीक है हिमांशु. यस, बताइए. और किसी को कोई जानकारी? यस आकाश. क्या 24 की विंड एनर्जी की? विंड एनर्जी की सर वही है कि ये जो इसमें फैन लगे होते हैं ये रोटेट करते हैं विंड की वजह से. अब जब रोटेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ मतलब कोई मैकेनिज्म होता है कि वो जो रोटेशन से पावर जनरेट करता है, वो जनरेटेड पावर स्टोर होती है. वो स्टोर एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. स्टोर क्या होती है सर? वो एनर्जी स्टोर मतलब जो विंड घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है उसमें, आगे जो जनरेटर होता है. स्टोर कहाँ होती है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ. स्टोर इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी को हाँ, जो इन्वर्टर में जैसे स्टोर होती है वैसे. कितनी कैपेसिटी है माय डियर?
इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करना इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। आप एक छोटा सा पोर्शन अगर छोटा सा एक टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर कर रहे हो, दैट इज नॉट यू कैन स्टोर एनर्जी। अगर मैं कहूँ एक पावर प्लांट 500 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हर सेकंड 500 मेगा पावर इज जनरेटिंग, कैन यू स्टोर दैट मच ऑफ पावर? यू विल रिक्वायर वेरी 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 मच बैटरीज, बड़ी बड़ी बैटरीज, वो आप नहीं स्टोर कर सकते। यही तो सबसे बड़ा इसका दुख है कि सर इलेक्ट्रिसिटी वो हाउस होल्ड को चली जाती है सर, जैसे बनती है तो सीधा वो यानी कि इसीलिए बिकॉज इंडस्ट्रीज वगैरह अगर को हमें ट्रांसफर कर दी इस जाती तरह है। से अगर हमें फायदा होता इलेक्ट्रिसिटी अगर हम स्टोर कर पाते, तो हम व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग सच अदर थिंग्स। हम सोलर से पावर लेते दिन में, रात को उसका इस्तेमाल करते, बट दिस इज नॉट इकोनॉमिकल। आप इतनी बड़ी बैटरीज लगाओगे, इतने बड़ा बड़ा सिस्टम लगाओगे, आप नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ा दर्द जो इलेक्ट्रिसिटी का वही यही है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा इस्तेमाल, बस यही इसका प्रिंसिपल है, इसको जनरेट करो, यूज करो, बस। इसीलिए हमारे पावर प्लांट कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। तो जब भी हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो प्रोडक्शन इज वेरी इजी, ट्रांसमिशन इज वेरी, बट स्टोरेज इज डिफिकल्ट। आप इलेक्ट्रिसिटी को इतनी हाई जितनी हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग स्टोर नहीं कर सकते। ओके, टेस्ला कंपनी इज वर्किंग ऑन दिस वेरी वेरी हार्ड, और वो चाहती है कि हम एक इतनी हाई कैपेसिटी बैटरीज बना लें जो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉसिल फ्यूल्स पे वो खत्म हो जाए। तो वो क्या करेंगे, सोलर से अपना एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स के थ्रू या और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू। दे विल स्टोर दैट एनर्जी ड्यूरिंग योर डे टाइम एंड दे यूटिलाइज इट फॉर व्हेन द सन इज नॉट देयर। तो वो अभी इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी इज वे वेरी फार फ्रॉम द करंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो बता रहे थे, स्टोरेज नहीं होता है, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर और यूटिलाइजेशन। Okay, sir. ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सो कमिंग टू द टॉपिक, सो विंड क्या है? विंड एनर्जी की हम तो बात कर तो रहे हैं, लेकिन विंड एक्चुअली में क्या है? व्हाट इज विंड? Movement of sir air, movement of air from here Yes. to there. तो सर वो जब यानी कि सर गर्म हवा जैसे कि हमारे अर्थ के नीचे की साइड को जाती होती है सर, तो वो ऊपर की साइड को जाती है, और जो ठंडी हवा होती है एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली वो नीचे आती है, तो सर उस फ्लो को हम विंड कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंसेस। सो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ? देखो, जहाँ पे हमारी जो सरफेस है, सरफेस जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज ऑफ उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इज वेरी वेरी हाई। सो उसका टेम्परेचर बढ़ने में टाइम लगता है एज कंपेयर टू लैंड्स। तो लैंड पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर जो वहाँ पे होती है इट बिकम्स लाइटर, बिकॉज जब उस पर हीट पड़ेगी, जब हवा गर्म होगी, उसकी डेंसिटी जो होती है हल्की कम हो जाती, एंड इट विल राइज अप, एंड द एरिया वहाँ पे जो है वो वैकेंट हो जाता है, वैक्यूम टाइप क्रिएट हो जाता है, मींस प्रेशर इज लो। उस प्रेशर को फिल करने के लिए जो हमारी ठंडी हवा है किसी भी वाटर बॉडीज के ऊपर या हमारे समुद्र के ऊपर, इट रशेस टू फिल दैट एरिया। तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है एयर की, दैट इज विंड। ओके, सो विंड क्या है? एटमॉस्फेरिक इन मोशन, एटमॉस्फेरिक एयर जो कि मोशन में है। इट हैज बिकम एन एनर्जी सोर्स। तो और दूसरा, सन प्रोड्यूसेस 4 into 10⁻16 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एवरी सेकंड इन, एंड दिस इज रेडिएटेड इनटू द स्पेस। इसको हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। जो बहुत ज्यादा रेडिएशन जो आता है उसकी वजह से भी हीट जो हमारे सरफेस के ऊपर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो है ही जो है ये, नहीं, बिकॉज ऑफ स्पेस। वहां से सन और हमारे अर्थ के बीच में कुछ नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर हम बात करें साउंड की तो उसके लिए भी एयर पार्टिकल्स चाहिए, लेकिन वहां तो पूरा वैक्यूम है। तो हाउ द एनर्जी ऑफ सन रीचिंग द अर्थ सरफेस? बिकॉज ऑफ द हीट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वहां से आ रही है हमारे पास, इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको हम कह सकते हैं। ओके, अबाउट 2% ऑफ द सनलाइट दैट फॉल ऑन द अर्थ इज ट्रांसमिटेड टू विंड। सो जो 2% सनलाइट है वो ट्रांसफर हो जाती है आपकी हीट में, बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट, एंड जो कूल एयर जो है रश करती है, हॉट एयर अपलिफ्ट करती है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी वेरिएशन, और यू कैन से बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस।
तो विंड प्रोवाइड्स अराउंड 1% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं, हम मींस द ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रहा है, जहां पर भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे इसकी जो पॉसिबिलिटीज है एक्सट्रैक्शन की वो बहुत ज्यादा है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वर्ल्ड वाइड टोटल क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो अराउंड ये आपकी होगी 4,32,883 मेगावाट है। सो यू कैन इमेजिन हाउ मच पोटेंशियल द विंड एनर्जी हैज अगर हम कंपेयर करें, ठीक है। एंड इट कैन reduce your dependency on other sources of energy, whether you discuss about your thermal energy, whether your nuclear energy, because we have discussed about the drawbacks of nuclear energy. So nuclear radiation है, उससे भी हमें निजात पाना है. So this can we say is a clean energy and is a very high potential. अब wind बनती कैसे है? The process of wind creation. So wind is caused by difference in atmospheric pressure. When the difference in atmospheric pressure exists, the air moves from the higher to a lower pressure area, resulting in winds of various speeds. The two major driving forces of wind patterns are differentially heating between the equator and the poles, difference in absorption of solar energy. देखो जो हमारा जो अर्थ है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं अर्थ, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, please bear with this. This is your equator, this is your tropic of Capricorn, and this is your tropic of Cancer. This is 0 degree, this is 22.5 degree if you are familiar with the geography, north, and this is 22.5 degree south. तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ सन बनाता हूं ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस वाला पोर्शन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड इक्वेटर का डिस्टेंस फ्रॉम सन, दोनों में से कौन सा कम है? ये एक्स और वाई, इक्वेटर। इक्वेटर का डिस्टेंस कम है, मींस जो हीटिंग होगी वो ज्यादा होगी इक्वेटर पे, होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पर मिनिमम हीटिंग होगी। दैट्स वाई आपके जो नॉर्थ पोल है वहां पे जो है बहुत ज्यादा आइस है, आइस कैप्स है, बिकॉज वहां पे सनलाइट पहुंचती नहीं और हीटिंग होती नहीं। तो यही ये कह रहा है कि टू मेन ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ विंड पैटर्न्स आर डिफरेंशियल हीटिंग्स बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। देखो यहाँ पे जो है हीटिंग ज्यादा होगी और यहाँ हीटिंग कम होगी, तो यहाँ से जो विंड्स है वो ऊपर उठ जाएंगी और यहाँ जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पर? इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हाई प्रेशर एरियाज क्या हो जाएंगे? हमारे पोल्स, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो यहाँ से विंड्स रश करेंगी इधर की तरफ और यहाँ से विंड रश करेंगी इधर की तरफ। सो द पैटर्न ऑफ विंड्स विल बी दिस एंड दिस, बट ये डेविएट हो जाता है पैटर्न बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। वी विल बी डिस्कसिंग द कोरियोलिस इफेक्ट। तो उसकी वजह से जो पैटर्न है विंड्स का वो वेरी करता है कि आपकी नॉर्थ पोल में विंड्स कैसे फ्लो हो रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स कैसे मूव करेंगी। ओके, यहां तक क्लियर है? रिप्लाई करते रहा करो बीच में, जब मैं पूछूं यू मस्ट रिप्लाई। यस सर। ओके, ये दो बच्चे बस करते हैं रिप्लाई, रामदत्त से कर, बाकी क्या सोते रहते हो क्या? हाँ सर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो। ओके, देखो प्लीज अप्रिशिएट, जो भी काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ कि सर समझ नहीं आ रहा। आ रहा है तो ओके। बहुत कुछ करना पड़ता है हमें भी यहाँ पे, आपके लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है पीपीटी, स्लाइड्स पढ़ना पड़ता है, इसके लिए बुक्स रेफर करनी पड़ती हैं। ओके, so each second the sun releases an enormous amount of radiant energy into the solar system, और वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप बात करो तो सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए।
किसी भी फॉर्म की आप एनर्जी की बात करो, उसका अगर आप ड्राइविंग फोर्स देखोगे तो सन है। आप टाइडल एनर्जी की बात करो, इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आप सोलर एनर्जी की बात करो, सन से हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आप अगर कोल की बात करो, फॉसिल फ्यूल्स की, तो वो कैसे आया? प्लांट्स कैसे बने? प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, फिर वो किसी नेचुरल क्लामिटी की वजह से फोटोसिंथेसिस के लिए सन चाहिए, वो जब बड़े हो गए किसी जो है अर्थक्वेक के कारण या कोई नेचुरल क्लामिटी के कारण, वो अंडरग्राउंड हो गए और उनके ऊपर इतना प्रेशर और इतना हीट आया कि दे कन्वर्टेड इनटू कोल, कि उनके अंदर जो लिक्विड कंटेंट था वो वेपराइज हो गया, सिर्फ कार्बन कंटेंट जो था वो सॉलिडिफाई हो गया, एंड देन वी आर यूटिलाइजिंग दैट। सिमिलरली विद द गैसेस, उसका भी एक सोर्स अर्थ सन ही है। विंड्स का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द सन, हाइड्रो का भी सोर्स सन है, बिकॉज जो पानी हीटिंग होता है उसकी वजह से वेपर फॉर्मेशन, देन क्लाउड फ्रॉम द सी, और वो क्लाउड्स वाटर वेपर्स को लेके जब कंडेंस होते हैं ऑन लैंड एरिया, वहां पे रेन जो होती है, एंड दैट रेन्स टर्न्स इनटू स्ट्रीम्स एंड स्ट्रीम्स टू रिवर्स, उसको ही तो हम हार्नेस कर रहे हैं। तो यू कैन से द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ और इन द सोलर सिस्टम इज सन, कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे यही बताया हुआ है, द पोल रिसीव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन, और इक्वेटर जो है हाईएस्ट अमाउंट रेडिएशन मिलता है इसको। नाउ द रेडिएशन फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ सरफेस, एंड हीटिंग जो है, the heating process creates temperature difference between land, water and air due to their difference in physical properties like density. जब density variation से क्या होता है, the lighter air moves up and the cooler air rushes to fill that cavity, और जो area जो वहां पे vacuum space बना है, hot air rises, it expands, becomes less dense and is then replaced by denser cooler air. Heated air rises from the equator, जो गर्म हवा है वो इक्वेटर, मैंने बताया कि इक्वेटर जो है सबसे क्लोज है फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम सन से अगर देखें, अगर हम बात करते हैं पोल्स की, या हम जो ट्रॉपिकल एरिया है सरफेस ऑफ अर्थ पे, उसके कंपैरिजन में इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा हीट आती है सन की। जब सन के पास सबसे ज्यादा हीट आएगी तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट विल बी मोर। ओके, नाउ moves north and south in upper levels of atmosphere and circulates above the cooler air. North pole से और south pole से वहां से equator की तरफ rush करती है। So wind is formed due to the phenomena called Coriolis effect, the tendency for any moving body or above the earth's surface to drift sideways from its course because of the earth rotation. देखो, कोरियोलिस एक्सेलरेशन हम निकालते थे, इफ यू हैव स्टडीड दिस कोरियोलिस एक्सेलरेशन इन योर काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन चैप्टर, इन विच यहाँ पे मैंने एक स्लाइडर, यहाँ पे मैंने जो है पिन पॉइंट जॉइंट लगाया है, एंड ये मैंने इसको दिया जिसका जो ओमेगा वेलोसिटी से ये घूम रहा है, और यहाँ पे इस पे स्लाइडर लगा हुआ है जिसकी वेलोसिटी है v। तो मैं पूछता हूं कि इस स्लाइडर का, जो इस पे स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वो जो इफेक्ट है इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा, देखो वैसे तो अगर ये यहाँ पे फिक्स होता तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता, ओमेगा जो है इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है अल्फा, कितना हो जाएगा a इंटू आर, यही तो होता a इंटू आर, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट r, एंगुलर एक्सेलरेशन यही होता, लेकिन ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसका एक्सेलरेशन अब ये नहीं होगा, and the acceleration will not be called the acceleration, it will be the Coriolis acceleration because of the rotation of this slider। जो ये जो आपकी बार है ना, ये बार a, इसकी वजह से ये जो बार a है, ये जो मूव कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से, रोटेट कर रही है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक कंपोनेंट और आ जाएगा एक्सेलरेशन का, और उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज कोरियोलिस एक्सेलरेशन। समझे बात को? तो ये हम पढ़ेंगे आगे कोरियोलिस इफेक्ट कैसे होता है।
मैंने आपको रिलेट करके बताया कि ये एक ज्योग्राफिकल फोनोमेना है, बट ये डिराइव अपने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से. सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग. यू कैन connect it with different topics around the world. Okay, now this is the diagram showing the formation of winds, how the heat energy on the surface is heating the air, and it's जो हवा है यहाँ से वो उठ के जा रही है ऊपर बिकॉज ऑफ डेंसिटी वेरिएशन. यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई हवा की. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्लूइड्स की डेंसिटी कम हो जाती है. ठीक है, डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर जाएगी बिकॉज इट बिकम्स लाइटर. डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही तो वाटर के ऊपर जो है आपकी जो वुड की जो बोट है वो तैरती है, और लोहे की आप कील जो डुबो दो डालोगे तो डूब जाएगी बिकॉज आयरन हैज मच मोर डेंस देन वाटर. उसी तरह से जो एयर है सराउंडिंग एयर से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो हॉट एयर लिफ्ट्स अप. उसकी वजह से यहाँ पे जो है हमारी वैक्यूम्स टाइप क्रिएट हो जाता है, मींस लो प्रेशर. प्रेशर इज लो. ये P1 में मानता हूँ और यहाँ में मानता हूँ P2, तो P2 इज ग्रेटर देन P1. तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एयर आके रश करती है, एंड देन यू कैन सी द पैटर्न हाउ द विंड इज फ्लोइंग. ओके, सो आई थिंक द मैकेनिज्म ऑफ विंड फॉर्मेशन इज अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay. Now Coriolis effect. तो caused by the rotation of earth. देखो वैसे तो हम बात करते तो ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करनी चाहिए थी आपकी जो विंड थी ऐसे, बट इट समवट डिफ्लेक्ट्स ऐसे बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट. कोरियोलिस एक्सेलरेशन की वजह से ये जो विंड है ऐसे ना होके डिफ्लेक्ट हो जाती है. सिमिलरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ये ऐसे ना होके ऐसे होती है. सो द मूवमेंट ऑफ और द पैटर्न ऑफ विंड फ्लो चेंजेस बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ. इसी को हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, इसके मैं एक डायग्राम से और आपको दिखाना चाहूंगा कि आप कैसे जो है विंड पैटर्न चेंज कर रहा है. नाउ यू कैन सी कि ये सीधा ना होके विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं. विंड पैटर्न समर्स में क्या है और विंटर्स में क्या है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट. ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए. टुडे इज 28. 28, sir. ओके, सो अभिषेक कुमार, यस, रोल नंबर 2 अभिषेक. अभिषेक नहीं है. अभिषेक. आकाश. प्रेजेंट सर. अंकित रोल नंबर 6. प्रेजेंट सर. ओके. प्रेजेंट सर. आशीष. यस आशीष. Yes, sir. Present. चंदन. Yes, sir. ओके. यो चिराग सैनी. दीपक गुप्ता. दीपांशु चौधरी. गौरव कुमार. यस सर. हिमांशु. Yes, sir. हिमांशु पुंडीर. प्रेजेंट सर. हृदेश रोल नंबर 9. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर.
जैनीश कुमार, प्रेजेंट सर। जितेंद्र राणा, जितेंद्र राणा, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके। कार्तिक, कार्तिक, कौशल कुमार, रोल नंबर 25, कौशल कुमार, नंदिनी, रोल नंबर 29, पवन सिंह नेगी, पवन, पवन सिंह नेगी, प्रिंस सोहरा, प्रिंस सोहरा, राहुल 32, राहुल रोल नंबर 32, राहुल चौधरी रोल नंबर 33, राहुल सिंह रोल नंबर 34, प्रेजेंट सर, राहुल सिंह रोल हाँ नंबर ओके ओके। राखी, रामदत्त, रौनक, सर। ओके, यस सर, रौनक, रौनक प्रेजेंट सर। शेखर, शेखर, प्रेजेंट सर। ऋषभ नायक, सर पवन बोला कि attendance mark नहीं। हेलो सर। पवन मार्क करेगा जब बोलेगा तभी तो मार्क होगी। सर मैसेज सर कराओ। बोल रहे माइक को नहीं बोल। सर रोल नंबर 3 हो गई। रोल नंबर 3 हो गई। टाइम पे बोला करो, बार बार ओके सर। पूछने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। ये जो सर एब्सेंट बोलते है हैं मैं पता उनको बोल रहा हूँ, एक नहीं बार बाद देख में। लो, सुनो मेरी बात। जो एब्सेंट है वो बोल रहा हूँ। अभिषेक को एब्सेंट है, रोल नंबर 2 आज की बता रहा हूँ। कार्तिक एब्सेंट है, कौशल कुमार एब्सेंट है, नंदिनी एब्सेंट, प्रिंस सोहरा, राहुल रोल नंबर 32, ओके, रोल नंबर 32 एंड योर और राखी, बाकी प्रेजेंट है। ओके ठीक है। ओके सर। एक बार इसको रिवाइज करके आना, बुक से पढ़ो क्या है इसमें, और आपका जो पावर, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, इसको पढ़ के आना। कल मैं इसमें जो है पूछ भी सकता हूँ आपसे, ठीक है। और इस वीक आपका टेस्ट होगा एक सरप्राइज ओके सर। टेस्ट, कुछ भी पूछ सकता हूँ आपको पीछे का जो मैंने पढ़ा है, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर।